फैक्ट मैनिया। हेलो फ्रेंड्स, आज हम 5 एंटीऑक्सीडेंट कैटेगरी ऑफ फूड्स के बारे में बात करेंगे। हमारी लिस्ट में पहली कैटेगरी है प्रोबायोटिक फूड्स। प्रोबायोटिक फूड्स वो फूड्स होते हैं जो कि हमारे गट में, मतलब हमारे जो पेट इंटेस्टाइन्स वगैरह का जो रीजन है, वहाँ पे जो जो गुड बैक्टीरिया होते हैं, जो गुड माइक्रोब्स होते हैं, उनकी बढ़ोतरी में मदद करते हैं। ये बैक्टीरिया और माइक्रोब्स अच्छे वाले क्यों ज़रूरी होते हैं? क्योंकि देखिए, आपको पता ही है कि एंजाइम्स, जैसे हमने खाना लिया, हमारे माउथ में थोड़ा डाइजेशन शुरू हो गया स्टार्च का इनटू शुगर्स, स्टमक में प्रोटीन की डाइजेशन होती है, स्मॉल इंटेस्टाइन में जो कंप्लीट डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, फैट्स, मिनरल्स, इनका डाइजेशन मेटाबॉलिज्म तो होता ही है, कंप्लीट डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन। लेकिन कुछ जो फूड के अंदर कुछ ऐसे एलिमेंट्स जिनका डाइजेशन ये एंजाइम नहीं कर सकते हैं, फिर वो माइक्रोब सामने आते हैं और आपके फूड्स में से जितने भी मिनरल्स होते हैं, गुड विटामिन होते हैं, वो उन्हीं की मदद से ही उनका उनका इस्तेमाल हो पाता है और एब्जॉर्प्शन हो पाता है। इसलिए प्रोबायोटिक्स हमारे फूड में बहुत ज़रूरी हैं। तो कौन से प्रोबायोटिक्स हैं? जैसे आप सुबह के टाइम पर सबसे पहले कर्ड, घर में जमाया हुआ दही, घर का जमाया हुआ दही ले सकते हैं। उसमें आप 7 स्पून, जैसे आपने 7 स्पून ऑफ कर्ड लिए, 7 स्पून घर के जमाया हुआ दही लिया, उसमें आप 1 स्पून अच्छा वाला शहद डालिए और हाफ हाफ टी स्पून, हाफ स्पून, जो आपने जितना बड़ा स्पून का आपने दही और शहद लिया, उतने बड़े हाफ स्पून का आप इधर घर में बना हुआ देसी घी, जो कि बटर से निकालते हैं, या फिर कोकोनट ऑयल मिक्स कर दीजिए अच्छे तरीके से और उसका सेवन कीजिए। कोकोनट ऑयल मीडियम एंड शॉर्ट चेन्स में बहुत रिच होता है। एंड कोकोनट ऑयल इसलिए भी अच्छा होता है क्योंकि जितने बेबी फूड होते हैं, क्योंकि छोटा बच्चे के भी तो एंजाइम होते नहीं डाइजेस्ट करने के, तो जो कोकोनट ऑयल का ही इस्तेमाल होता है बेबी फूड्स को बनाने में। क्योंकि हमारे जबान के नीचे ग्लैंड होता है सबलिंगुअल लाइपेज, तो जो हम जैसे ही मुंह में कोकोनट ऑयल रखते हैं, तो उसका डाइजेशन मीडियम चेन एंड शॉर्ट चेन्स, उसके हैं डाइजेशन फटाफट स्टार्ट हो जाता है। जो छोटे बच्चे होते हैं उनमें भी वो वाला एंजाइम सबलिंगुअल लाइपेज होता ही है। टैलेंट तो नहीं होता, बट सबलिंगुअल लाइपेज होता है। तो इसलिए कोकोनट ऑयल इज वेरी वेरी गुड। आप इधर कोकोनट ऑयल डाल सकते हैं या आधा स्पून, या फिर अ, देसी घी का डाल सकते हैं। 7 स्पून ऑफ कर्ड प्लस 1 स्पून ऑफ शहद और आधा स्पून ऑफ या इधर देसी घी या फिर कोकोनट ऑयल। इसको सुबह के टाइम सेवन कीजिए। इट्स वेरी वेरी रिच इन एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज। आपके सेल मेम्ब्रेन्स और जितनी बॉडी की रिजुविनेशन को, उसको बिल्कुल उलट पुलट अच्छे उसमें करने की क्षमता रखता है। दूसरा अच्छा प्रोबायोटिक है कांजी। जब कांजी का मौसम आता है तो कांजी का इस्तेमाल करना चाहिए। वो जो काली गाजर से बनता है, मार्च के शुरू में उसको बनाया जाता है। और उसके बाद भी अगर आप घर में प्रिजर्व कर सकें उसको, तो वो भी प्रोबायोटिक, हमारे जो गट का जो फ्लोरा होता है उसकी बढ़ोतरी में हेल्प करता है, गुड बैक्टीरिया। क्योंकि गुड बैक्टीरिया हमारी इम्यूनिटी को भी बढ़ाते हैं। और तीसरा है पुदीना, जलजीरा। जलजीरा अगर आपको घर में बनाने की रेसिपी आती है, या बाजार में कहीं आपको पता है कोई साफ जगह पे मिलता है ताज़ा जलजीरा, वो भी बहुत अच्छा प्रोबायोटिक होता है। मेरी सेकंड कैटेगरी ऑफ फूड्स में हम लेंगे बीटा कैरोटीन्स। बीटा कैरोटीन्स भी सबसे रिचेस्ट उनमें सबसे रिचेस्ट एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज होती हैं। बीटा कैरोटीन इज ऑल्सो प्रिकर्सर ऑफ विटामिन ए। बीटा कैरोटीन से ही ह्यूमन बॉडी है वो प्रोसेस करके विटामिन ए में कन्वर्ट करती है। और विटामिन ए हमारी हेल्दी म्यूकस मेम्ब्रेन, जो पूरी म्यूकस मेम्ब्रेन की लाइनिंग हमारी बॉडी में है, उसकी अच्छी म्यूकस मेम्ब्रेन, अच्छी स्किन और हेल्दी आईज, गुड विजन और गुड हेयर, इन सब में कंट्रीब्यूट करता है। और बीटा कैरोटीन किस में होता है? जितनी भी लाल और नारंगी रंग की सब्जियां होती हैं, कैरेट हो गया, कैरेट, संतरे, सीताफल, शकरकंदी, पपीता, खुबानी, आड़ू, हल्दी, खरबूजा, ये सब दे आर वेरी रिच इन बीटा कैरोटीन, जो कि विटामिन ए में कन्वर्ट होता है। केनी पेपर, वो भी बहुत रिच होता है विटामिन ए कैटेगरी में ऑफ फूड्स में। बीटा कैरोटीन जो कि हम ह्यूमन बॉडी उसको विटामिन ए में कन्वर्ट कर देती है। तो ये भी इसमें बहुत अच्छी एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज हैं।
जो हमारी हमारी बॉडी को फास्ट एजिंग होने नहीं देती है, क्योंकि हमारी बॉडी में हर टाइम वो फ्री रेडिकल्स बनते रहते हैं। तो उसको कम्बैट करने के लिए इस तरह के ताज़े फल, इन ताज़े फल सब्जियों को रोगनाशक भी कहते हैं। सो इसका हमें अधिक से अधिक इस्तेमाल करना चाहिए। थर्ड कैटेगरी ऑफ फूड्स हैं विटामिन सी। विटामिन सी कंटेनिंग फूड्स जैसे लेमन, संतरे, मौसमी, हरी मिर्ची। ये सबसे, अब आप कहेंगे कि जो लेमन है वो तो क्षारीय होता है, एसिडिक होता है, तो फिर मैं अल्कलाइजिंग क्यों बोल रही हूँ उसको? मैं उसको अल्कलाइजिंग इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि लेमन होता तो बहुत खट्टा है, लेकिन जहाँ उसको खट्टा होना चाहिए सिर्फ वहीं, वो हमारे स्टमक में बहुत खट्टा होता है, क्योंकि स्टमक का जो एनवायरनमेंट है वो बहुत अम्लीय होना चाहिए, ताकि जो वहाँ पे हाइड्रोक्लोरिक एसिड है वो प्रोटीन्स को, छोटे छोटे पार्ट्स प्रोटीन जो हमारे खाने में होते हैं, और जो इंट्रिंसिक फैक्टर जिसके बारे में हमने पिछले वीडियो में बात की थी, उसको रिलीज करने में हेल्प करता है। लेकिन उसके बाद जो जब वो जैसे ही हमारे गट में जाता है, आगे फ्लो करता है, तो वो अल्कलाइन एक्शन दिखाता है। जैसे जब आप किसी वुड को जलाते हैं, कोई लकड़ी को जलाते हैं, तो उसके बाद जो राख बनती है, तो उसी तरह जब हमारा खाना डाइजेस्ट हो जाता है, जो एंड में जो वेस्ट प्रोडक्ट्स बनते हैं डाइजेशन होने के बाद, वो इम्पोर्टेंट ये है कि वो क्षारीय है, एसिडिक, अल्कलाइन है, या अम्लीय है, एसिडिक है। तो कोशिश ये होनी चाहिए कि वो जो एंड प्रोडक्ट बनता है वो क्षारीय अल्कलाइन होना चाहिए, क्योंकि एसिडिक होगा तो फिर हमारी बॉडी को बहुत उसकी कैल्शियम की ज़रूरत पड़ेगी हड्डियों से और अन्य जगहों से, और वो ऑस्टियोपोरोसिस कर देता है। तो जो नींबू होता तो एसिडिक है, लेकिन उसका जो ऐश है, उसका एंड प्रोडक्ट है, वो अल्कलाइजिंग होता है। वो केवल वहीं पे एसिडिक होता है जहाँ पे उसको एसिडिक होना चाहिए। तो ये इस तरह के फूड्स हैं, जैसे खट्टे संतरे, नींबू तो हो गया, संतरे और ग्रीन चिली, और ये सब इस तरह कैटेगरी ऑफ जो खट्टे जो फल फ्रूट होते हैं। जैसे पोटैटो, अगर आप पोटैटो का रस लें, वो भी बहुत क्षारीय होता है, अल्कलाइजिंग होता है, एंड रिच इन विटामिन सी होता है। इसके अलावा सबसे अल्कलाइजिंग फूड फोर्थ कैटेगरी में हम लेंगे ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स की। ये भी मोस्ट अल्कलाइजिंग फूड्स होते हैं। ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, आपको पता है ये जितनी साग सब्जियां होती हैं, हरी सब्जियां, पत्ते वाली सब्जियां, ये सब बहुत आप अच्छे से बनाइए इसको काली कढ़ाई में, और अच्छे तेल का इस्तेमाल कीजिए। ये भी बहुत अल्कलाइजिंग होती हैं हमारी बॉडी में। और भी जो मौसमी सब्जियां होती हैं, जैसे करेला हो गया, करेला, देन टिंडा, तोरी, घिया, ये भी बहुत अल्कलाइजिंग होती है। जो मौसमी सब्जी आ रही है सबसे सस्ती है, वो हमें लेनी चाहिए। एक बात फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स के बारे में मैं ये बोलना चाहूँगी कि हालांकि फ्रूट्स में भी विटामिन होते हैं, मिनरल्स होते हैं, फाइबर होता है, लेकिन उसमें शुगर होता है। लेकिन जो वेजिटेबल्स होते हैं उसमें विटामिन होते हैं, मिनरल्स होते हैं, पर उसमें और बहुत सारा फाइबर होता है, पर शुगर बहुत कम होती है। इसलिए कोशिश कीजिए कि जो फ्रूट्स वगैरह हैं आप दोपहर के टाइम लीजिए, और वेजिटेबल्स जैसे पूरा खाना आपने खाया है तो वो आप सुबह के टाइम लीजिए। दिन के टाइम पे जब बहुत धूप तेज होती है, देन टेक फ्रूट्स एंड सैलेड्स, क्योंकि मैंने बताया जो तीन एलिमेंट्स हैं, फाइबर, विटामिन, मिनरल्स, दोनों में कॉमन है, लेकिन फ्रूट्स हाई इन शुगर होते हैं। और जिनकी बॉडी में मोल्ड होता है, थोड़ी फफूंदी होती है, तो उनके पेट में थोड़ा सा वो फर्मेंटेशन करता है, गैस वगैरह होने की प्रॉब्लम होती है। तो ये गैस होने से बॉडी में दर्द आने शुरू होते हैं, हड्डियों में दर्द होता है, तो इसलिए दिन के टाइम खाइए। और अगर दर्द हो रहा है, इसका मतलब वो आपको, मतलब अच्छे से पच नहीं रहा है, फर्मेंटेशन कर रहा है बॉडी के अंदर। खाना हमेशा वही होना चाहिए जो सुपाच्य हो, जो आपकी बॉडी जिससे काम डाउन रहे। आपको खुद देखने हैं वो फूड्स जिससे आपकी बॉडी शांत रहती है। वो टाइम देखना है जब आप आप अनइवन फील नहीं कर रहे हैं, आप डिस्टर्ब फील नहीं कर रहे, आपको बॉडी डिस्टर्ब नहीं कर रही है किसी किस्म के पेन से, एंग्जाइटी से। हमें अपने ऊपर खुद नजर रखनी है। फिफ्थ कैटेगरी ऑफ फूड्स है, कभी आप अपनी ज़बान जैसे चेक करें तो हमेशा ज़बान जो है लाल होनी चाहिए, लालिमा होनी चाहिए ज़बान में। अगर आप पीछे की तरफ देखें जहाँ पे वो क्लीनर नहीं जा पाता है, तो वहाँ पे हम देखते हैं कभी कभी ना मोल्डी सा होता है, जैसे सफ़ेद सफ़ेद सा है, इसका मतलब बॉडी में थोड़ा मोल्ड है। एंड मोल्ड बहुत नुकसान करता है, क्योंकि फंगस है, और उसकी ही रामिफिकेशन से बॉडी को एसिडिक करता है, और उसके ही फैलाव से काफ़ी हमारी बॉडी में डिजीजेस पैदा होते हैं, इंक्लूडिंग कैंसर,
एंड इस तरह की जो बीमारियां होती हैं। और तो इसलिए आपको एंटी फंगल जो सबसे रिच फूड है, एंटी एक तो अपने एनवायरनमेंट को साफ रखिए। सनशाइन इज सनशाइन सबसे बड़ा, सनशाइन एंड फ्रेश एयर सबसे बड़े डिसइंफेक्टेंट हैं। अपने कमरों को सुबह के टाइम बिल्कुल खुला छोड़ दीजिए, ताज़ी धूप को आने दीजिए, दोपहर तक आने दीजिए, क्योंकि ये जो फंगस है बहुत नुकसान करता है। कभी कभी तकियों पे, बेडशीट्स पे, घरों में होता है और लोग इनहेल करते रहते हैं। दीवारों पे, दीवारें हमेशा लोग दरवाजे बंद रखते हैं, तो वो मोल्ड जमा होती रहती है। तो जो सनशाइन है, फ्रेश एयर है, जितनी अच्छी सनशाइन होगी उतना मोल्ड आपकी घर में कम होगा। और कहीं मोल्ड हो ही गया है, तकिए इसलिए रेगुलरली बदलने चाहिए। आप तकिए चेंज कीजिए, क्योंकि तकियों में अक्सर मोल्ड पाई गई है अंदर की साइड। जो रुई वगैरह और फेदर्स वगैरह होते हैं तकिए के अंदर, उसमें मोल्ड हो जाती है, लोग इनहेल करते रहते हैं और रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स और सारी मोल्ड रिलेटेड प्रॉब्लम्स आती रहती हैं। तो अगर कहीं हो ही गया है तो वाइट विनेगर उसकी बहुत अच्छी रेमेडी है। कहीं आपका जम गया घर में कहीं आसपास, तो वाइट विनेगर से उसकी सफाई कीजिए। और बिल्कुल खुला रखिए घर को, लेट फ्रेश एयर कम इनसाइड एंड सनशाइन। उसके लिए भी एंटी फंगल जो फूड्स हैं वो भी ग्रीन वेजिटेबल्स, फ्रेश फ्रूट्स एंड ग्रीन वेजिटेबल्स बेस्ट अल्कलाइजिंग फूड्स फंगस का एक्शन कम करते हैं। और नियमित तरीके से अगर हो सके, आप पंचकर्मा की जो टेक्निक्स होती हैं, इंडियन सिस्टम ऑफ आयुर्वेद में जो पंचकर्म की टेक्निक्स हैं उसका हमें इस्तेमाल करना चाहिए। इट्स बहुत क्लीनिंग, उसको डिटॉक्सिफिकेशन में बहुत हेल्प करता है। बॉडी को रेगुलर डिटॉक्सिफिकेशन की ज़रूरत होती है, ताकि हमारी बॉडी में वो मल ना जमा होता रहे। मल जमा होने से वो बॉडी एसिडिक होती जाती है और बड़ी फास्ट एजिंग करती है। आज का वीडियो इतना ही मेरी तरफ से। आप आप भी अपनी जानकारी थोड़ी सी कमेंट बॉक्स पे ऐड कीजिए, ताकि बाकी जो लोग वीडियो देखते हैं वो अक्सर कमेंट्स भी पढ़ते हैं, तो वो लोग भी बेनिफिट करेंगे। आपने इस वीडियो को इतने ध्यान से सुना, थैंक यू वेरी मच। बाय, टेक केयर।